Hello everyone, good afternoon. I hope सब अच्छे होंगे and because of the some reasons we had no posted any video, so we are again back with some interesting questions and interesting topic to share with you, and what's your opinion and what's sir's opinion, so we can see and take some points from his knowledge, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। सर आपसे क्वेश्चन है मेरा कि पहला क्वेश्चन ये है कि टॉपिक क्या है, टॉपिक भी तो दर्शकों को मालूम चल जाए। हाँ, कि आज का किस टॉपिक, किस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। वो जो टॉपिक है सर वो है मतलब महिलाओं के ऊपर, ठीक है। महिलाओं का जो बिल वगैरह होता है, जो आरक्षण रिजर्वेशन है, तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछना चाहूंगी इससे रिलेटेड। तो मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मतलब देखने वालों को वो भी पता चले, है ना, कि क्या है। तो सर आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं? हाँ बोल। पहला क्वेश्चन ये है सर आपसे कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो गया था, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं। तब फिर इसे फिर से पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाट्स द नीड ऑफ दैट? क्योंकि जब इसे 2003 में पारित किया गया था, हाँ सॉरी 23 में जब पारित किया गया था, तब सभी राजनीतिक दलों ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन अब इसका विरोध, इसका ओपोजिशन क्यों हो रहा है सर? देखिए, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है जी, और ये बिल 2023 में पास हुआ था, है ना जी। 2023 में पास हुआ था, तब मतलब ये 545 लोकसभा सीटों पर पास हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। अगर हम लोग निम्न सदन या लोअर हाउस की बात करें, ना, हमारे यहाँ निम्न सदन या लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को जी, या इसको आम क्या नाम भाषा में हम लोग प्रचलित सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कह देते हैं। तो उसमें 545 लोकसभा सीटें हैं। तो 2023 में जब ये पास हुआ था, तब ये 545 लोकसभा सीटों पर पास हुआ था। लेकिन अब जो इसको फिर से लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, फिर से इसको संसद में जो लाया गया था, इसमें इसको जो है अब जोड़ दिया गया है परिसीमन क्या नाम जो है अधिनियम से, मतलब जो डिलिमिटेशन एक्ट है उससे जोड़ दिया गया है। पहले हम ये बताते हैं कि मतलब जो परिसीमन है ये क्या होता है। परिसीमन, हाँ। देखिए, हमारे संविधान में एक प्रावधान है जी कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के द्वारा एक परिसीमन आयोग, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है, उसका गठन किया जाता है। और फिर इस परिसीमन आयोग, ये परिसीमन आयोग ही ये क्या नाम जो है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। तो ये तो जो है हो गया, मतलब एक प्रकार से ये संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जी। अब जो नया परिसीमन क्या नाम जो है 2026 से क्या नाम कमीशन बैठेगा, वो अपनी 27 या 28 तक अपनी रिपोर्ट देगा। तो इस नए परिसीमन के बाद में सीटों की संख्या अनुमानता ऐसा है कि 815 से 850 के बीच में हो जाएगी। तो 2023 का जो बिल पास किया गया था वो 545 लोकसभा सीटों पर पास हुआ था। अब जो नया बिल क्या नाम जो है मोदी सरकार लेकर के आई है, तो इस नए बिल में इस परिसीमन को भी जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। अब देखिए, इसके अगर हम जैसे जो सवाल है, अगर हम विरोध की बात करें जी, तो विरोध के कुछ और भी कारण हैं। हमारा जो संघीय ढांचा है, अगर हम अपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारा जो संघीय ढांचा है, संघवाद का जो मॉडल है, ये संघवाद का मॉडल अमेरिकी मॉडल से अलग है। अमेरिका में जहां सीटों का बंटवारा समानता के आधार पर होता है,
वहीं हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। अब देखिए, जब सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होगा जी, तो जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी उन राज्यों को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम होगी उन राज्यों को कम सीटें मिलेंगी। अब 850 जो सीटें हो जाएंगी, जैसा कि अनुमान है कि 850 सीटें हो जाएंगी जी। तो अब आप भारत का जब जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप उत्तर भारत को देखो। उत्तर भारत के जो 4-6 बड़े राज्य हैं, इन राज्यों की जनसंख्या जितनी है उतनी जनसंख्या मालूम चला कि जो है पूरे भारत के अन्य राज्यों की मिलाकर के है। तो जितनी सीटें उत्तर भारत के 4-6-8 राज्यों को मिल जाएंगी उतनी सीटें भारत के अन्य राज्यों को मिलाकर के जो है हो पाएगी। अब जैसे हम उदाहरण ले लें उत्तर प्रदेश का जी, तो उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में 80 लोकसभा सीटें हैं, और फिर जो नए डिलिमिटेशन के बाद में उत्तर प्रदेश को सीटें मिलेंगी तो उसकी सीटों की संख्या हो सकता है तो 120 या तो इससे ज्यादा हो जाए, मतलब अकेले उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जनसंख्या भाई अभी अगर करंट की बात करें हम तो करंट में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 से 20 करोड़ के आसपास है जी। लेकिन इसमें अगर 2011 की जनगणना को भी आधार बनाकर के जनसंख्या को काउंट किया जाएगा तब भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 15, 16, 17 करोड़ के आसपास बैठेगी। हाँ। तो उत्तर प्रदेश को अकेले इतनी सीटें मिल रही। अब उत्तर भारत में अगर कहा जाए जी, तो उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर हिंदी पट्टी वाले राज्यों की बात करें हम, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन राज्यों की अगर हम बात करें तो इन राज्यों को जितनी सीटें मिलेंगी उतनी सीटें मालूम चला कि बहुमत इन्हीं राज्यों से मिलकर के बन गया। तो होता क्या है कि हमारे राजनीति में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से तय होता है। अब जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, समझना इस बात, जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उन राज्यों को सीटें ज्यादा मिलेंगी, और जब जिन राज्यों को सीटें ज्यादा मिलेंगी तो इसका खामियाजा हमारी भारतीय राजनीति को भुगतना पड़ता है। कैसे भुगतना पड़ता है? क्योंकि जो जो राजनीतिक दल है वो पूरा जोर इन्हीं राज्यों की सीटों को जीतने में लगाते हैं। पूरा ध्यान उनका चुनाव के समय यहीं पर होता है। पूरे विकास के जो मुद्दे हैं यहीं पर खोले जाते हैं। जो खजाना है वो पूरा इन्हीं राज्यों की ओर खोल दिया जाता है। रेवड़ियां सारी इन्हीं राज्यों की ओर मतलब बांट दी जाती है। तो पूरा अटेंशन उनका कहाँ होता है? पूरा अटेंशन होता है ऐसे राजनीतिक दलों का उन राज्यों पर जहां सीटें ज्यादा हैं, और जहां सीटें कम हैं जिन राज्यों की, वो तो एक प्रकार से चर्चा से ही बाहर रहते हैं। उनके विकास की मुख्य धारा से मालूम चला के बाहर है। उनकी जनसंख्या की समस्याएं हाशिए पर पड़ी होती हैं ना। तो जो छोटे राज्य वो तो चर्चा से ही गायब रहते हैं। जैसे अभी आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो लोग तपाक से बता देंगे कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री। वही पूछा जाए कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो सोचना पड़ जाएगा। क्योंकि जहां छोटे राज्य है, छोटे राज्यों को जब सीटें कम मिलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां कोई राजनीतिक दल इतना ज्यादा क्यों ध्यान देगा, है ना? क्यों वहां इतनी ज्यादा रेवड़ियां बांटी जाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी का अब बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कुनबा उत्तर भारत में मजबूत है। खासतौर से जो हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र हैं, हिंदी पट्टी वाले राज्य, उनमें तो और ज्यादा मजबूत है। अब नए डिलिमिटेशन के बाद में जब इन राज्यों को सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, और ज्यादा सीटें मिल जाए तो उसका तो कुनबा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा ना, ऑब्वियसली हो जाएगा। अब देखिए एक और विरोध का कारण इसका क्यों हो रहा है कि दक्षिण भारत के राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य विरोध इस वजह से कर रहे हैं कि उनका कहना ये है कि भाई हमने तो परिवार नियोजन की नीति को लागू करके अपने यहाँ जनसंख्या को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है। तो दक्षिण भारत के जो राज्य है उनकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई। बिल्कुल। अब इसका खामियाजा जैसे मैंने कहा कि भारतीय राजनीति को भुगतना पड़ रहा है कि अब जिनकी राज्यों की जनसंख्या दक्षिण भारत की कम हुई है तो वहां सीटें कम मिलेंगी ना। हाँ, और जहां राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है वहां सीटें ज्यादा मिलेंगी उन राज्यों को। तो दक्षिण भारत के राज्य इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि भाई हमने परिवार नियोजन की नीति को लागू करके
जनसंख्या को कंट्रोल करके क्या कोई गलती कर दी क्या? है? भाई हमें पुरस्कार मिलने की बजाय दंड मिल रहा है, हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो भाई भारत की जनसंख्या तो वैसे भी लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या कंट्रोल के लिए हम लोग देखते हैं कि मतलब कई प्रकार से सरकार नीतियां बनाती है, कहीं कुछ बनाती है ना, कि ताकि जनसंख्या कंट्रोल हो। भाई जनसंख्या हमारे यहाँ एक प्रकार से भस्मासुर की तरह बढ़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना हर उसका एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है। तो दक्षिण भारत के राज्यों का ये कहना कि भाई हमने जनसंख्या को कंट्रोल करके क्या कोई गलती कर दी कि हमें पुरस्कार की वजह नहीं मिल रहा है। तो दक्षिण भारत के राज्य भी इस बिल का इस वजह से विरोध कर रहे हैं। तो ये 2-3 कारण हैं जिस वजह से ये जो नया बिल लाया गया है तो उसका विरोध हो रहा है। ओके सर, नाउ वी स्टार्ट अ सेकेंड क्वेश्चन। सर आपसे एक सवाल और है मेरा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से शासन सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण जितना ज्यादा बढ़ेगा, महिलाएं उतनी ज्यादा मजबूत होंगी। इस विषय में आपका क्या मतलब आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, इसमें क्या चीजें मेंशन है? इसमें मेंशन है कि जो महिलाओं का 33% जो आरक्षण है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन है, वो शासन सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, मिलने से उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। एक बात तो ये मेंशन है। दूसरी ये है कि सर महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण जितना ज्यादा बढ़ेगा, महिला उतनी ज्यादा मजबूत होंगी, एम्पावर होंगी। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है और सही भी है ये बात कि मतलब जितना ज्यादा महिलाओं, जैसे मान लीजिए 33% रिजर्वेशन उनको भी मिलेगा, तो 33% रिजर्वेशन मिलने के बाद से महिलाओं की शासन सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। वो ज्यादा गंभीरता से महिलाओं के मुद्दों को लेती हैं। जो अभी महिलाओं के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं या कुछ, तो अब अभी हमारे यहाँ देखिए आप कि हमारे यहाँ जो है 78 महिलाएं केवल संसद में है। जो अगर अनुपात इसका वो परसेंटेज निकाला जाए तो केवल मात्र 14% है। मतलब जबकि भारत में महिलाओं की संख्या को अगर देखा है तो वो उनकी संख्या 48 से 49% के बीच में है। तो 48 से 49% के बीच में उनकी संख्या है और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है अभी जो जैसे कि संसद में वो केवल मात्र जो है 14%, मतलब 78 महिलाएं केवल अभी वहां पर। अब देखिए आपने जो एक बात कही यहाँ पर कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलने से और क्या नाम जो है महिलाएं बहुत, देखो मैं एक बात कहता हूँ यहाँ पर, मैं इस प्रश्न को 2 तरीके से देख रहा हूँ। एक मैं प्रश्न को इस तरीके से देख रहा हूँ कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलने से नो डाउट क्या नाम जो है महिलाओं की शासन सत्ता भागीदारी बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो आपने कहा महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण को मैं अलग दृष्टि से देखता हूँ ना, कि देखिए महिला सशक्तिकरण एक अलग मामला है ना। अब महिलाओं की शासन सत्ता में भागीदारी बढ़ने से होता कुछ नहीं है। एक गलतफहमी है एक प्रकार से कि महिलाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। अरे भाई महिला सशक्तिकरण अलग मामला है और महिलाओं की शासन सत्ता में भागीदारी का अलग मामला है। इसका सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए महिलाएं जैसे क्या नाम जो है आपने कहा, हमारे देश में मायावती मुख्यमंत्री रही, ममता बनर्जी अभी मुख्यमंत्री हैं, जयललिता मुख्यमंत्री रही, इवन इंदिरा गांधी तक मुख्यमंत्री रही, सॉरी प्रधानमंत्री रही, प्राइम मिनिस्टर रही इस देश की। तो क्या महिला मुख्यमंत्री होने के बाद, महिला के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या महिलाओं को चिता में आग लगाने का अधिकार मिल गया? क्या महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर का अधिकार मिल गया? बिल्कुल नहीं, नहीं मिला ना। नहीं। तो महिला सशक्तिकरण अलग मामला है, महिलाओं की शासन में भागीदारी का एक अलग मामला है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं को पहले से ही 33% क्या नाम जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान है, महिला सरपंच है, महिला
नगर पालिकाओं में जैसे जो रिजर्वेशन मिला होगा चेयरमैन है जी, ऑफिसर। तो महिला प्रधान होते हुए, महिला चेयरमैन होते हुए शासन सत्ता का सूत्र उसके हाथ में नहीं है। शासन सत्ता कौन चला रहा है? शासन चला रहा है उसका बेटा, शासन चला रहा है उसका पति। तो देखिए, अब जब महिलाएं कहीं पर चुनाव में वोट डालने के लिए जाती हैं तो महिलाओं को पहले से ही बता दिया जाता है उसके पति के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा कि भाई फला बटन आपको जाकर के दबाना है, उसको वोट देना। तो महिलाओं के पास जो पद है वो पद केवल नाम मात्र का पद है। वास्तविक पावर को जो यूज कर रहा है, वास्तविक पावर का यूज कौन कर रहा है? वास्तविक पावर का यूज पुरुष कर रहा है, मेल कर रहा है। बिल्कुल। तो महिलाएं कोई पितृसत्तावाद के नियमों को तोड़कर के जनमत में नहीं आ रही, शासन सत्ता में नहीं आ रही। उनके पितृसत्तावाद जो पैट्रियार्की सिस्टम है, उस पैट्रियार्की सिस्टम के खिलाफ जनमत का निर्माण करके वो नहीं शासन सत्ता में आ रही है। बिल्कुल भाई, उनको वहां पर जैसे वो अभी जैसे जब चुनाव वगैरह होते हैं तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब महिला कोई खड़ी होती है चुनाव में तो उसके नाम के आगे लिखा रहता है कि फला देवी पत्नी फला देव जी, फला कुमारी पत्नी फला कुमार। बिल्कुल। और जब वहीं पुरुष कोई चुनाव लड़ता है तो फला देव फला कुमार, उनके आगे नहीं लिखा होता है कि पति फला देवी पति फला कुमारी, है ना। तो एक कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की शासन सत्ता में भागीदारी बढ़ना एक अलग बात है। महिलाएं पितृसत्तावाद के नियमों को तोड़ करके पितृसत्तावाद के खिलाफ जनमत का निर्माण करके संसद में नहीं आ रही हैं। तो देखिए, पैट्रियार्की सिस्टम एक मतलब जैसे जो पूरा कल्चर बनाया गया है, जी, महिलाओं का शोषण करता कौन है? पुरुष ना। तो वो उस पैट्रियार्की सिस्टम को थोड़ी ना चेंज कर रही है कि पैट्रियार्की सिस्टम को चेंज करके या पैट्रियार्की सिस्टम को तोड़ करके वो जो है वहां पर जा रहे हैं। विरोध भी नहीं करते हैं ऑब्वियसली। तो भाई महिलाओं को क्या माना जाता है? महिलाओं को माना जाता है कि पुरुषों के अधीन है, इनको दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता है। जब भाई क्या नाम, ऐश्वर्या राय बच्चन शादी करके जब अभिषेक बच्चन के घर जाती हैं जी, तो उनको सरनेम अपना चेंज करना पड़ता है। क्या सरनेम लगाना पड़ता है? अभिषेक बच्चन का। जबकि अभिषेक बच्चन ने भी तो शादी की ऐश्वर्या राय से, तो उनको अपना सरनेम चेंज नहीं करना पड़ा है ना। तो महिलाओं को एक प्रकार से तो दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता है। बिल्कुल। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर के कि महिलाएं कोई पैट्रियार्की सिस्टम चेंज नहीं करने जा रही है। शासन सत्ता में भागीदारी बढ़ने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैट्रियार्की सिस्टम को चेंज कर रही है। पितृसत्तावाद की कड़ियों को तोड़ करके वो क्या नाम जो है भाई वो अपनी जनरेशन को और ये सारी चीजें मतलब बताती हैं, सिखाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब वुमेन्स के बाद उनके पति का नाम यूज होता है। वही बेटी का भी हाल है कि वो पिता का नाम यूज होगा उसके साथ। महिलाओं का शोषण कौन करता है? महिलाओं का शोषण पुरुष कर रहा है। बिल्कुल, है ना। तो सारी महिलाओं की समस्याएं एक है, कॉमन समस्या है। अच्छा, महिलाओं की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं, मतलब महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में, जहां तक मैं समझता हूँ, वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं होगा जब तक कि पितृसत्तावाद की कड़ियां नहीं टूटेंगी। महिलाओं की समस्याएं सेम है, कॉमन है उनकी समस्या। शोषण पुरुषों के द्वारा किया जाता है, हत्या बलात्कार रेप पुरुषों के द्वारा किया जाए, दहेज के लिए उत्पीड़न, दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज के लिए मार देना, ये सब पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी समस्याएं क्या है? महिलाओं की ये सारी समस्याएं कॉमन है ना। तो महिलाएं जब तक पितृसत्तावाद के खिलाफ जनमत का निर्माण करके शासन सत्ता में नहीं पहुंचेंगी तब तक महिला सशक्तिकरण मतलब वास्तविक रूप में साकार नहीं होगा, है ना। अब भारत में जैसे मैंने कहा कि 48 से 49% महिलाएं, अब 48 से 49% महिलाएं जाति धर्म की कड़ियों को तोड़ करके, जाति धर्म की कड़ियों को तोड़ करके अपनी एक मूल पहचान के रूप में संगठित हो जाए कि हम महिला पहले हैं, बाद में हम दलित हैं, बाद में हम अग्री हैं, बाद में हम पिछड़ी है, बाद में हम सबल है, बाद में हम मुस्लिम है, पहले महिला है, पहले महिला है। और सारे 48-49% महिलाएं मिलकर के एक जगह वोट दें
और जब 48-49% महिलाएं संसद में पहुंच जाए, विधानमंडल में पहुंच जाए, और महिलाएं 48-49% मिलकर के वहां पे कानून बनाएंगी, तो कानून बनाएंगी कि जो है महिला को भी चिता में आग देने का अधिकार होगा। बिल्कुल। महिला को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल। और तो महिलाएं कानून बनाएंगी वहां पर बैठ करके। बिल्कुल। महिलाएं, किसी महिला के ऊपर भारत में अपराध हुआ तो पुलिस के आला अधिकारी उस अपराध को रोकने में लग जाएंगे, और अगर अपराध नहीं रोक पाए तो रातों रात ट्रांसफर हो गया। मालूम चला कि रातों रात पुलिस के सारे आला अधिकारी नप गए। तो पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में दिन रात तत्पर रहेगी। और अगर महिला के खिलाफ अपराध नहीं रोक पाई तो मालूम चला कि ट्रांसफर हो रहा, सस्पेंशन हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। बिल्कुल। तो जिसने अपराध किया है, जब पुलिस उसको पकड़ लेगी तो पूरी खींच उस अपराधी के ऊपर उतारेगी वो, कि इसकी वजह से ट्रांसफर हुआ है, इसकी वजह से सस्पेंशन हुआ है। बिल्कुल। महिलाओं को कहीं पर मंदिर अंदर वगैरह में एंट्री देने से मना नहीं किया जाएगा, मना नहीं कर सकेगा पुजारी। पुजारी ने इधर मना किया, उधर पुलिस ने उसे रातों रात उठा लिया, पुजारी गायब हो गया। तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान, जहां तक मैं समझता हूं कि वास्तविक समाधान उनका तब होगा, वास्तविक सशक्तिकरण तब आएगा जब वो पितृसत्तावाद के खिलाफ जनमत का निर्माण करके संसद में आएंगी। बिल्कुल। जैसे आज दलित सशक्तिकरण है जी, तो दलित सशक्तिकरण आज कहीं पर भी भारत में दलितों के ऊपर कोई अन्याय हो जाए, कोई अत्याचार हो जाए, तो पूरे दलित एक उसमें आवाज उठाते हैं, एक साथ आवाज उठाते हैं ना, कि दलितों पर अत्याचार अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे करके। तो दलित आज अपनी मूल पहचान दलित के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। भाई उनमें भी तो जातियां हैं, वो जातियों को साइड करके अपनी मूल पहचान दलित के नाम पर एकजुट हो रहे हैं। ऐसे ही महिलाएं अपनी सारी जो उनकी जाति धर्म की पहचान है उनको एक बार साइड कर दो, दरकिनार कर दो, और उन सारी पहचानों को दरकिनार करके केवल महिला की पहचान, महिला पहचान के नाम पर एकजुट होना शुरू कर दे। ऑब्वियसली ना, एकजुट होकर के 48-49% महिलाएं जो है वोट डालें, बिल्कुल एक जगह उनका वोट जाएगा। इतनी महिलाएं संसद में पहुंच जाए, विधानमंडल में पहुंच जाए राज्यों के, कल की महिला जो है सशक्त हो जाएगी। बिल्कुल। आज महिलाओं को, ठीक है, मैं इस बात को अपोज नहीं कर रहा हूं कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन में, एक बात जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की शासन सत्ता में भागीदारी, वरना दोनों अलग मुद्दे, अलग है। मैं इनको अलग दृष्टि से देख रहा हूं। ओके। तो ये आपके दूसरे सवाल का जो जवाब है वो जो है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे दोनों सवालों का बहुत डिटेल्स में, मतलब डिटेल में आंसर दिया है, एंड आई होप कि लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियो, एंड हम फिर आते हैं नेक्स्ट वीक एक नई टॉपिक के साथ, एक नया कंटेंट लेकर। एंड जब तक गुड लक एंड हैप्पी डे।